हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के ओवरव्यू पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने मध्य प्रदेश का एक ओवरव्यू देखा, आधा था। उस आधे भाग को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन MPGK की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें मध्य प्रदेश का सारा सामान्य अध्ययन लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा। यह लेक्चर आपके MPPSC, MP पुलिस, जिसमें जेल प्रहरी, SI, कांस्टेबल, पटवारी, व्यापम के सभी तरह के एग्जाम और ऐसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके लिए मेरे यह मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन के लेक्चर्स महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन लेक्चर्स में साथ ही में मैं यह बताता जाऊंगा कौन से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सभी के थोड़ा थोड़ा गाइडेंस देता रहूंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नदियां नदियां जो है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर याद करने में आप सबसे अच्छा तरीका 13 एक कम कीजिए 12, तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। यह दरार घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी उत्तरी किनारे में विंध्य की विशाल पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों की रेंज है। इसकी सहायक नदियों में बंजर, तवा, मचना, शक्कर, देनवा और सोनभद्र नदियां प्रमुख हैं। तो आपका यहाँ से सीधा प्रश्न ये बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश की में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, किस दिशा में बहती है, इसके उत्तर में और दक्षिण में कौन कौन से पहाड़ हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर हो सके तो आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स। और अगर आपके लिए इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां आपके लिए इसकी सारी PDFs मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली नदी है ताप्ती नदी। ये भी नर्मदा के समांतर बहती है, दरार घाटी के माध्यम से बहती है। नर्मदा ताप्ती सिस्टम राज्य की प्रमुख नदियों में से हैं और मध्य प्रदेश की लगभग एक चौथाई भूमि क्षेत्र को जल प्रदान करती है। पॉइंट दिस नोट, एक चौथाई भूमि को जल प्रदान करती है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू लेक्चर है, आपके लिए मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्ड वीडियोस में मिलेंगी, तो आप धैर्य बनाए रखें और एक सामान्य जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखें, तो इससे आपके लिए ये पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी नदियां हैं चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, सिंध, बेतवा, धसान, केन, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, यमुना नदी में जाकर मिलती हैं। क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे प्राचीन शहर उज्जैन बसा हुआ है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदियों में से एक है क्षिप्रा नदी। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इन नदियों द्वारा बहा के लाई गई भूमि कृषि समृद्ध होती है। यहाँ इन्होंने मेरे टाइपिंग ग्रुप्स हैं, स्टाफ है, इन्होंने गलती की। यहाँ लाई गई भूमि की जगह मिट्टी होना था। इन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कृषि के लिए समृद्ध होती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में सोन, टोंस, बीहड़, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है इसी बीहड़ नदी पर बनता है, तथा रेहंद नदियां हैं। सोन, जो अमरकंटक के पास मैकाल पहाड़ों से निकलती है। ये बात आप तो पॉइंट आउट कर लीजिए कि सोन नदी जो है अमरकंटक के पास से निकलती है, और अमरकंटक से ही टोटल 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और रेहंद। ये 3 नदियां मैकाल पहाड़ों से निकलती हैं।
इनके द्वारा कौन सी आकृति बनती है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है भूगोल में, तो ये अरीय प्रकृति या फिर आर्य प्रकृति का निर्माण करती हैं। जो आकृति इनकी है वो आर्य प्रकार की होगी। दक्षिण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी, जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। ऐसी नदी जो दक्षिण से सहायक नदी और हिमालय से ना निकले, उसमें सबसे बड़ी नदी है सोन नदी। ये गंगा की सहायक नदी है। सोन और उसकी सहायक नदियां गंगा में मानसून का अथाह जल प्रवाहित करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी बेसिन का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में हसदेव के पास नदी का केवल 154 स्क्वायर किलोमीटर बेसिन क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में बहता है। यहाँ ये आप बात माइंड कर लीजिए कि महानदी अनूपपुर से नहीं बहती है, बल्कि इसका जो बेसिन है, बेसिन क्या कहलाता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से पानी बहाकर उस नदी में मिलाया जाए, वो उसका कहलाएगा अपवाह क्षेत्र, उसी को बोलते हैं बेसिन। तो इसका बेसिन क्षेत्र अनूपपुर में पड़ता है। ये है 154 स्क्वायर किलोमीटर। वैनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हा नदियां गोदावरी नदी प्रणाली में विशाल मात्रा में पानी का निर्वहन करती हैं। ये नदियां इनमें से कुछ ऐसी हैं जो सीधी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और वहां गोदावरी में जाके मिलेंगी, और खुद का अपवाह क्षेत्र इन नदियों से मिलके गोदावरी में जाता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण राज्य के विकास में सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसमें गोदावरी नदी घाटी सिंचाई परियोजना भी शामिल है। इन नदियों पर बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल हैं। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हर नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है उसके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से राज्य इसमें एसोसिएटेड हैं, किन किन राज्यों से वित्त पोषित होती है ये भी बताना, और इनसे जो बिजली उत्पन्न होती है इनका कितना हिस्सा किस राज्य के पास जाता है, ये भी हमें पढ़ना होगा। एग्जाम से हमें कई बार ये पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न। मध्य प्रदेश के परिक्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश को जो परिक्षेत्र में बांटा गया है हम देख सकते हैं, कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ियां, विंध्य पठार, नर्मदा घाटी, वैनगंगा घाटी, गिर्द या फिर ग्वालियर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ का पठार, झाबुआ पहाड़ियां। तो ये परिक्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है, क्षेत्र से भी छोटा होता है जो परिक्षेत्र। तो ये कुछ परिक्षेत्र में बांटे गए हैं। हालांकि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से 7 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो हम अपने डिटेल्स लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक ओवरव्यू दिखाया गया है। बात हम जनसांख्यिकी की करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी, हमने मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में रखा, 2-2 डिजिट के हिसाब से, तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ गलती मत ढूंढना कि शुरुआत में 3 डिजिट रखते हैं फिर 2 डिजिट। मैंने आपको याद करने के हिसाब से 2-2 डिजिट में रखे हैं, वो है 72, 62, 68, 09। कुल जनसंख्या 72, 62, 68, 09। मध्य प्रदेश में पुरुषों की संख्या का प्रतिशत याद रख लेना, जनसंख्या याद मत करना। प्रतिशत है 51.8%। 51.8% मेल्स मध्य प्रदेश में है। फीमेल्स कितनी है? 48.2%। 48.2% महिलाएं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 48.2% महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात ये इन्होंने पुराना दिया हुआ है, नया आप सुधार लेना। मैं अपने अगले लेक्चर में नया वाला दे दूंगा, हालांकि इन्होंने पुराना, ये मेरी टाइपिंग टीम जो है उनकी एरर्स हैं और इन्हें प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि जो भी गलतियां होंगी मैं डिक्टेट करते समय उन्हें सुधार कर दूंगा। ये पुराना इन्होंने लिख दिया 930, नया वाला मैं अपने नए वीडियोस में नए लेक्चर में ज़रूर सारे सही तरीके से प्रेजेंट करूंगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कई समुदाय, जातीय समूह और जनजातियां आते हैं, जिनमें यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी और हाल ही में अन्य राज्यों से आए प्रवासी भी शामिल हैं। राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक बड़े हिस्से का गठन करते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी समूहों में मुख्य रूप से गोंड, भील, बैगा,
कोरकू, भारिया, हलवा, कौल, मरिया, मालतो और सहरिया आते हैं। धार, झाबुआ, मंडला और डिंडोरी, ये 4 जिले के नाम हैं। धार, झाबुआ, मंडला और डिंडोरी। इन जिलों में 50% से अधिक जनजातीय आबादी है। मतलब मध्य प्रदेश में जो कुल जनजाति पाई जाती है उसका 50% इन 4 जिलों में पाया जाता है, धार, झाबुआ, मंडला और डिंडोरी में। तो आपका एक सीधा प्रश्न यही है। हो सकता है 3 नंबर में भी पूछ ले कि मध्य प्रदेश की आधी जनजाति आबादी किन जिलों में पाई जाती है। तो 3 नंबर में आपको सिर्फ 4 जिले बताने हैं। खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी और सिंगरौली और शहडोल, इन जिलों में 30 से 50% आबादी जनजातियों की है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1223300। बहुत सिंपल डाटा, एक बार 1 लिखना है, फिर 2 बार 2 लिखना है, फिर 2 बार 3 लिखना है, फिर 3 बार 0 लिख देना है। 1223300 थी, जो कि कुल जनसंख्या का 20.27% है। ये मैंने यहाँ 2001 लिखा है, 2011 तो आप सभी पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि पिछली तुलना करके पूछ लिया जाता है, 2011 2001 से तुलना, तब ये फैक्ट आपके लिए काम में आने वाला है। मध्य प्रदेश में 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। 46 याद रखना। और उनमें से 3 को विशेष आदिम जनजाति समूहों का दर्जा प्राप्त है। तो अब आपके लिए याद रखना कि कुल 46 अनुसूचित जनजातियां और 46 में से 3 विशेष आदिम जनजाति समूह हैं। मतलब ये जनजातियों में भी अति पिछड़ी जनजातियां हैं, बहुत ज्यादा ही पिछड़ी जनजातियां हैं। विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण और अन्य जटिलताओं के कारण मध्य प्रदेश के आदिवासी बड़े पैमाने पर विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। मध्य प्रदेश मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर 0.375, मतलब 2011 में जो मानव विकास सूचकांक आया उसमें मध्य प्रदेश का 0.375 था, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। इंडिया स्टेट हंगर इंडेक्स, भारत राज्य भूख सूचकांक या भारतीय राज्य भूख सूचकांक 2008 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति बेहद खतरनाक है। इसका स्थान इथियोपिया या इथोपिया और चाड के बीच है। आप सोचेंगे कि मैंने इतना पुराना डाटा क्यों डाला, 2019-2020 भी डाल सकता था। तो आप पुराने पेपर उठाइए अभी के 2019, 18, 17, 16 के अभी हुए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डाटा 1992, 1993, 1995, 2008, 2007 के डाटा के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2008 का डाटा डाला है, ताकि अगर 2020, 2021 के क्वेश्चन पेपर में इस तरह के प्रश्न आए तब आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि पुराने 2010, 12, 15 साल पुराना डाटा उठा के एमपीपीएससी ने पूछा है, तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर 2008 का डाटा डाला हुआ है। राज्य की कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति में भारत में सबसे खराब प्रदर्शन है। राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी, एसजीडीपी बोलते हैं जिसको, 2010-11 में देश के सबसे कम में चौथे स्थान पर था। मतलब नीचे से चौथे नंबर पे था भारत में मध्य प्रदेश की एसजीडीपी, स्टेट जीडीपी। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। हाल ही के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार पन्ना जिले में 43.1% बच्चे कुपोषित हैं, 24.7% क्षीण और 40.3% कम वजन वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह का मामला ग्रामीण छतरपुर में भी है, जहां 44.4% बच्चे कुपोषित, 17.8% क्षीण
और 41.2% कम वजन के बच्चे हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.6% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.5%, 80.5% और महिला साक्षरता 60% थी। वर्ष 2017 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में, इसमें 3 डिजिट के हिसाब से आप याद कर सकते हो, 114,418 या फिर सीधा 1,14,418। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 3,851 उच्च विद्यालय और 4765 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये डाटा आप याद ना भी करो तो भी चलेगा। राज्य में 400 इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों, 250 प्रबंध संस्थानों और 12 मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें अगर फैक्ट आपको याद रखना तो सिर्फ देखिए 4 फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर जो कि 70.6% है, पुरुष साक्षरता दर 80.5%, महिला साक्षरता 60%, 60% है। इसके अलावा अगला जो फैक्ट है ये क्या, मेडिकल कॉलेज कितने हैं, इसका आंसर 12। ये 4 प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला, राज्य में भारत के कई प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा ये बनेगा कि कोई एक संस्थान दिया रहेगा और पूछ लेंगे कि ये किस जिले में या किस स्थान पर है। जैसे यहीं लिखा भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कहाँ है, आंसर देना होगा आपको इंदौर। तो मैं इन्हें रीड कर देता हूँ एक बार, तो आपके लिए नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा संस्थान किस जगह पर। और पुराने आप पेपर उठाइए, कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ये भी इंदौर में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER आईसर ये भी भोपाल में, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM ये ग्वालियर में है, IIFM ये भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ये भी भोपाल में है। राज्य में एक पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ये जबलपुर में है। इसके 3 संस्थान जबलपुर, महू और रीवा में हैं। प्रदेश की पहली निजी विश्वविद्यालय जेपी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गुना NH3 पर खूबसूरत कैंपस के साथ बना हुआ है, जो कि NIRF के शीर्ष 100 में से 86वें स्थान पर है। अब क्या है कि यहाँ 500 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं और ये डिग्री कॉलेज किसी ना किसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य विश्वविद्यालय हैं उनके नाम देख लेते हैं और वो कहाँ स्थापित हैं, उस जगह का या शहर का नाम देख लेते हैं। क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्वविद्यालय का नाम लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि ये किस जगह पर स्थित हैं, किस जिले में या किस स्थान पर हैं, तब हमें ये आंसर देना होगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, याद रखना राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है और ये अनूपपुर में है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भोपाल में है। 1970 में
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल गठन किया गया। कुछ वर्ष के बाद 1981 में प्री इंजीनियरिंग बोर्ड का गठन किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1982 में इन दोनों बोर्डों को समामेलित कर मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPPEB, जिसे व्यापम के रूप में भी जाना जाता है, का गठन किया गया। ये व्यापम की छोटी सी हिस्ट्री दे दी हमने यहाँ, ताकि आपके लिए इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भाषा, राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और सिंधी है। इसके अलावा कई इलाकों में संस्कृत, उर्दू और मराठी भाषियों की अच्छी खासी आबादी है। क्योंकि ये क्षेत्र कभी मराठा राज्य के अंतर्गत आते थे, बल्कि प्रदेश में महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों की सबसे ज्यादा आबादी है। मतलब मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र के अलावा सबसे ज्यादा किस प्रदेश में है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो हमारे जो दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिले हैं जो मराठी क्षेत्र से लगे हुए हैं, जैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, यहाँ लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में मराठी बोली जाती है, जो कि कुछ लोगों के अनुसार यहाँ कई क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती हैं, जो कि कुछ लोगों के अनुसार हिंदी से ही निकल कर आई हैं, जबकि कुछ के अनुसार ये अलग या अन्य भाषा से संबंधित है। इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बघेली, रीवा बोली जाती है। इनमें से हर एक बोली एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ की अन्य भाषा में तेलुगु, भिलोड़ी, जिसको भीली भी बोलते हैं, गोंडी, कोरकू, कल्तो, नहली और निहाली, इसको नाहली भी बोलते हैं, आदि शामिल है, जो कि आदिवासी समूह द्वारा बोली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेलुगु कहाँ बोली जाती है। तो जो आदिवासी लोग हैं, हालांकि ये शुद्ध तेलुगु नहीं बोलते हैं, बल्कि तेलुगु परिवार से सम्मिलित भाषाएं या तेलुगु परिवार से मिलती जुलती भाषाएं बोलते हैं, जो कि तेलुगु ही मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हमने तेलुगु भी डाल दिया है। धर्म, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत क्या है, मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, इसके बारे में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं सबका प्रतिशत। हिंदू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 90.9%। मुस्लिम दूसरे नंबर की है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आबादी, यह है 6.6%। जैन 1%, ईसाई और बौद्ध ये 0.3% है, सिख 0.2%। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है कि भैया भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। दूसरे नंबर का पूछा जाएगा तो मुस्लिम। और कई बार क्या हो सकता है कि ये 5 या 4 आबादी दी हुई होंगी और कहा जाएगा इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमाइए। तो आप ये परसेंट देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप बढ़ते या घटते क्रम में आसानी से बना सकते हैं। प्रदेश के कई शहर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र के लिए जाने जाते रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उज्जैन शहर है, जो कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शहर में बहने वाली क्षिप्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन तो आप यही पुराने पेपर उठा के भी देख लेना, पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। शायद 2013 या 14 में पूछा गया था, तो आंसर होगा 2। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, और दूसरा ज्योतिर्लिंग अभी आगे हम बता रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या होगा? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे।
इसके अलावा नर्मदा नदी के तट पर बसा ओमकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ पाया जाएगा? मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर में। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के कई धार्मिक केंद्र प्रदेश में उपस्थित हैं। भोपाल का ताज उल मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। अब नीचे रेड कलर से कुछ लिखा है, ये सभी हैं जैन धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध स्थान। तो देखते हैं, बड़वानी का 52 गजा, दमोह का कुंडलपुर, दतिया का सोनागिरी, अशोकनगर का निसईजी मल्हारगढ़, बैतूल की मुक्तागिरी जैन धर्मावलंबियों हेतु प्रसिद्ध है। विदिशा नगरी 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म व तप कल्याणक की भूमि है। बुंदेलखंड में दिगंबर जैन एवं मालवा में श्वेतांबर जैन बहुतायत में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में दिगंबर और मालवा में श्वेतांबर। बुंदेलखंड में दिगंबर जैन समुदाय का एक पंथ और स्थापित हुआ है जो तारण पंथ कहलाता है। दिगंबर जैन का एक समुदाय है तारण पंथ, ये बुंदेलखंड में पाया जाएगा। वहीं सांची में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध के लिए केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, मैहर जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। मां शारदा जो बुद्धि एवं विद्या की दानी है। त्रिकूट पर्वत पर मां का भव्य मंदिर है जो भारत के 52 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या निकल के आया? सबसे पहले तो ये मैहर में कौन से भगवान के मंदिर है? तो आप आंसर होगा मां शारदा जी का। किस जिले के अंतर्गत आता है? सतना जिले के अंदर। कौन सा पर्वत यहाँ स्थित है? तो त्रिकूट पर्वत, और ये भारत के 52 शक्तिपीठ में से एक है। दतिया में स्थित मां पीताम्बरा का मंदिर विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसी मंदिर में मां धूमावती की भी स्थापना है इसी मंदिर में। होशंगाबाद का सेठानी घाट, देवास जिले का नेमावर में सिद्धनाथ महादेव, हरदा जिले के हंडिया में कुबेर के द्वारा पूजित रिद्धनाथ महादेव आदि नर्मदा के तट पर विशेष स्थान है। इसके साथ ही मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। रीवा जिले के देऊर कोठार में लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और लगभग 5000 वर्ष प्राचीन शैल चित्रों की श्रृंखला मौजूद है। यह वर्ष 1982 में प्रकाश में आए थे। ये स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल में ईसा पूर्व 3री शताब्दी के निर्मित है। देऊर कोठार नामक स्थान रीवा इलाहाबाद मार्ग NH-27 पर सुहागी पहाड़ से पहले कटरा कस्बे के समीप स्थित है। यहाँ मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 बड़े स्तूप और लगभग 46 पत्थरों के छोटे स्तूप बने। अशोक युग के दौरान विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भगवान बौद्ध के अवशेषों को वितरित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। और कोठार के बौद्ध स्तूपों का समूह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप समूह है, जिसमें पहला बौद्ध स्तूप ईंटों द्वारा बनाया गया था। एक मौर्यकालीन स्तंभ भी है जिसमें एक शिलालेख भी है जिसकी शुरुआत भगवतोष से होती है। यहाँ पर खुदाई के दौरान मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख के अभिलेख, शिलापट्ट स्तंभ और पात्रखंड भी प्राप्त हुए हैं। संस्कृति मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सीधा प्रश्न यही है कि कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3। कौन कौन से? खजुराहो 1986 में, सांची बौद्ध स्मारक 1989 में और भीमबेटका 2003 में। भीमबेटका की गुफाएं, रॉक शेल्टर, पत्थर की गुफाएं। हाल ही में ओरछा को यूनेस्को द्वारा उसकी अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। अन्य वास्तुशिल्पीय दृष्टि से यह प्राकृतिक स्थल है। उनके नाम देखते हैं: अजयगढ़, अमरकंटक, असीरगढ़, बांधवगढ़, 52 गजा, भोपाल, विदिशा, चंदेरी, चित्रकूट, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, महेश्वर, मंडलेश्वर,
मांडू, ओमकारेश्वर, ओरछा, पचमढ़ी, शिवपुरी, सोनागिरी, मंडला और उज्जैन ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां आप घूमने फिरने के अगर शौकीन है तो यहाँ जाइए, घूमिए फिरिए, मजा करिए। मध्य प्रदेश में अपनी शास्त्रीय और लोक संगीत के लिए विख्यात है। विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घरानों में मध्य प्रदेश के मैहर घराने, ग्वालियर घराने और सैनिया घराने शामिल हैं। मध्यकालीन भारत के सबसे विख्यात दो गायक तानसेन और बैजू बावरा वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास पैदा हुए थे। प्रसिद्ध ध्रुपद कलाकार अमीनुद्दीन डागर इंदौर, गुदेंचा ब्रदर्स उज्जैन और उदय भवालकर उज्जैन भी वर्तमान के मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। मां विंध्यवासिनी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यह अशोकनगर जिले से दक्षिण दिशा की ओर तुम्बवन में स्थित है। यह खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकलती रहती हैं। यह राजा मोर ध्वज की नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ कई प्राचीन दार्शनिक स्थलों में बलराम मंदिर, हजारमुखी महादेव मंदिर, त्रिवेणी संगम, बौद्ध प्रतिमाएं, लाखा बंजारा वागर गुफाएं आदि कई स्थल हैं। पार्श्व गायक किशोर कुमार खंडवा और लता मंगेशकर इंदौर इनका भी जन्म स्थान यही है। स्थानीय लोक गायन की शैलियों में फाग, भरथरी, संजा गीत, भोपा, कालबेलिया, भट्ट भांड चरण, बसदेवा, विदेशिया, कलगी तुर्रा, निर्गुणिया, आल्हा, पंडवानी गायन और गरबा गरबी गोवाल शामिल हैं। प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में बधाई, राई, सायरा, जावरा, शेर, अखाड़ा, शैतान बरेदी, कर्मा, काठी, आग, सैला, मोनी, धीमराई, कनारा, भगोरिया, दशहरा, ददरिया, दुलदुल घोड़ी, लहंगी घोड़ी, फेफरिया, मांडल्या, डंडा, एड़िए खड़ा, दादेल, मटकी, बिरहा, अहिराई, परधोनी, बिलमा, दादर और कलश शामिल हैं। ये आपके लिए एक एक पैराग्राफ में बता दिया गया है, लेकिन ये एक एक पैराग्राफ के हैं नहीं। इनको आपको हर एक को इंडिविजुअल पढ़ना है और हर एक 5-6 कम से कम 5-6 मैक्सिमम 10-12 पेज का एक लेक्चर है। तो हम अपने डिटेल्ड लेक्चर में जरूर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए एक ओवरव्यू है ताकि आप अपने विषय वस्तु से परिचित हो सकें। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है जो आपके काम का नहीं है। अर्थव्यवस्था में आपको पहले कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, फसलों के साथ में लघु वनोपज जो भी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हैं, हर एक के बारे में हमें देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज हैं, जिनमें 3 आईटीज, एक खनिज आधारित और एक कृषि आधारित है। 3 आईटीज जो हैं वो इंदौर और ग्वालियर में हैं, खनिज आधारित जबलपुर में है और एक कृषि आधारित सेज जबलपुर में है। अक्टूबर 2011 में 14 सेज प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 10 आईटी और आईटीज आधारित थे। इंदौर राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। इसके राज्य के केंद्र में स्थित सॉरी इसके राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ कई उपभोक्ता वस्तु कंपनियों ने अपनी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना की है। राज्य में भारत का हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य प्रमुख खनिज भंडार में कोयला, कोलबेड, मीथेन, मैग्नीज और डोलोमाइट शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 6 आयुध कारखाने हैं, जिनमें से 4 जबलपुर में, वाहन निर्माण, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन गैरेज फैक्ट्री, आयुध निर्माणी खमरिया में स्थित हैं। बाकी एक एक कटनी और इटारसी में है। ये कारखाने आयुध कारखाना बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुका है। राज्य में पर्यटन उद्योग भी जोर शोर से बढ़ रहा है।
वन्यजीव पर्यटन और कई संख्या में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की उपस्थिति इनका मुख्य कारण है। सांची और खजुराहो में विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। प्रमुख शहरों के अलावा अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में भेड़ाघाट, भीमबेटका, भोजपुर, महेश्वर, मांडू, ओरछा, पचमढ़ी, कान्हा और उज्जैन शामिल हैं। अवसंरचना की बात करते हैं। ऊर्जा, जब हम अवसंरचना की बात करते हैं सबसे पहले तो ऊर्जा की बात होगी। राज्य में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 13,880 मेगावाट, ये 31 मार्च 2015 का डाटा है। सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि 46.18% दर्ज की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र योजना बनाई गई है। संयंत्र की बिजली उत्पादन की क्षमता 750 मेगावाट होगी तथा इसे लगाने हेतु 4,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गूड़ तहसील में 1590 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक अल्ट्रा मेगा सौर पार्क प्रस्तावित है। परिवहन, मध्य प्रदेश में बस और ट्रेन सेवाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। प्रदेश की 99,043 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। प्रदेश में 4,948 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। जबलपुर को भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे भी राज्य के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पश्चिम रेलवे के रतलाम क्षेत्र मंडल के अंतर्गत आते हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, खंडवा, नीमच, सीहोर और बैरागढ़, भोपाल का बैरागढ़ आदि शहर शामिल हैं। राज्य में 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं। प्रमुख अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में स्थित हैं। प्रतिदिन 2000 से भी अधिक बसों का संचालन इन 5 शहरों से होता है। शहर के अंदर की आवागमन हेतु ज्यादातर बसों, निजी ऑटो रिक्शा और टैक्सियों का उपयोग होता है। देश के बीचों बीच होने के कारण राज्य के पास कोई समुद्र तट नहीं है। अधिकांश समुद्री व्यापार पड़ोसी राज्यों में कांडला और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा के माध्यम से होता है, जो कि सड़क और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सरकार और राजनीति, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और राज्य में भारत की संसद को 40 सदस्य भेजे जाते हैं, जिनमें 29 लोकसभा के लिए और 11 राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। साथ ही आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची देखना होगा और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची देख लेना। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सारे याद करने हैं या कुछ, तो अगर आप सारे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो आप ऊपर के 4 याद कीजिए और नीचे के 4 याद कीजिए, और बाकी जो बीच के उन पे एक नजर डाल लीजिए ताकि आप उन नामों से परिचित हो सकें, और ऊपर के 4 नीचे के 4 याद कर लीजिए अच्छे से। पुलिस प्रशासन वर्ष 1976 में SBIEO विशेष जांच सेल अपराध जांच विभाग CID के अंतर्गत एक शाखा के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो गठित किया गया था। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो रखा गया था, जो गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करता था। किंतु 1990 में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लाया गया। 22 जून 2013 को राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो नाम बदलकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रखा गया था। और आपने मेरा पूरा लेक्चर देखा, सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपके लिए पसंद आया वीडियो
तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके अंदर कोई समस्याएं हैं जिनका आप समाधान चाहते हैं, या मेरे इस वीडियो लेक्चर के बारे में कुछ सुझाव हैं, कुछ शिकायतें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, 1-to-1 कनेक्शन करना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के ग्रुप में जुड़ जाइए, और सिविल सर्विसेज या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़े रहिए। हम आगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारे लेक्चर्स बनाएंगे, हर एक टॉपिक पर एक इंडिविजुअल लेक्चर होगा। आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।